विज्ञान की गरीबी. Today I am going to discuss about electron transport chain, and in this we discuss about its mechanism, and also we will talk about oxidative phosphorylation. And इससे पहले जो है हम पहले सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे. मैंने पहले भी बताया था कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें 3 तरह की जो है प्रोसेस होती है, क्योंकि एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है जो हम फूड की फॉर्म में जो है लेते हैं और वो टूट के ग्लूकोज बनता है. तो हमने ये देखा था कि ग्लूकोज जो है वो एटीपी जो है वो कैसे प्रोड्यूस करता है, एनर्जी जो है हमें कैसे देता है सेल के अंदर. तो सबसे पहले जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है प्रोसेस इसके अंदर, जिसमें ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट के अंदर फॉर्म होता है. और दूसरी हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी या सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी थी, जिसमें जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है वो जो है एक साइकिल करता है जिसमें बहुत सारे जो है बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं और वो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं NADH और FADH2 जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर जो NADH और FADH2 जो बनते हैं ना क्रेब्स साइकिल में, वो जो है वो ATP में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. ATP जो है वो सिंपल एनर्जी की फॉर्म जो है वो बनाते हैं. तो हम ये जो है वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे NADH और FADH2 जो है वो ATP जो है वो बनता है, उससे ATP कैसे बनता है जो कि हमें एनर्जी देता है सेल को वर्क करने के लिए. सो गाइस, आज के टॉपिक के जो नोट्स है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो नीचे उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहां से जो है इसके नोट्स देख सकते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब हम इसकी प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे एक एक करके कि इसकी जो है टोटल प्रोसेस क्या होती है. इससे पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो प्लीज अभी सब्सक्राइब और लाइक जो है वो कर दीजिए हमारे चैनल को. तो अब हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम अब इसके प्रोसेस में बात करेंगे कि इसमें जो है 4 जो है वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. तो अब इसकी जो है डेफिनेशन ये बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसके अंदर जो NADH और FADH2 जो ये इंटरमीडिएट्स जो होते हैं क्रेब्स साइकिल में, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं क्रेब्स साइकिल में, मतलब जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है, फिर पाइरुवेट जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाके इंटरमीडिएट्स जो है वो फॉर्म करता है, उससे जो है NADH और FADH2 जो है वो फॉर्म करता है क्रेब्स साइकिल से. उसके बाद में ये जो है प्रोसेस होती है जिसमें NADH और FADH2 जो होते हैं. अब इसकी जो डेफिनेशन ये होगी कि जो NADH और FADH2 जो इंटरमीडिएट से फॉर्म होते हैं, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, और उसके बाद में ATP जो है वो फॉर्म होती है एज ए एनर्जी. तो वो कैसे होती है, और ये जो सारी प्रोसेस होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि पावर हाउस होता है सेल का, जिसके अंदर ATPs जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. तो वो इसी मेथड से जो है वो ATPs जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. तो जो सबसे पहले NADH है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो है वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है और अपने प्रोटॉन्स जो होता है वो पंप कर देता है इनर चैम्बर के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है. और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में ये जो FMN होता है इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर. उसके बाद में जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं आयरन सल्फर के अंदर. उसके बाद में जो आयरन सल्फर होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है यूबिक्विनॉन को. ये एक अलग कॉम्प्लेक्स होता है यूबिक्विनॉन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है यहाँ से. उसके बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, अब FADH2 की बात करें तो FADH2 जो है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो है वो इसका लगता है. NADH जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में लगता है और FADH2 जो है कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर अटैच होता है. तो वो जो है अपने कॉम्प्लेक्स सेकंड में FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट होता है उसमें जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है. उसके बाद में जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स फिर ट्रांसपोर्ट करता है फेरिक सल्फर को, आयरन सल्फर को. उसके बाद में जो आयरन सल्फर है वो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर जो है वो अपने ट्रांसपोर्ट करता है यूबिक्विनॉन को सेम. उसके बाद में ये जो यूबिक्विनॉन जो है वो इन दोनों से इलेक्ट्रॉन्स लेके वो जो है वो अपने कन्वर्ट हो जाता है यूबिक्विनॉल में, जो होता है UQH2 में. ये जो UQH2 होता है उसके बाद में ये UQH2 होता है वो जाता है कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में आगे. उसके बाद में ये क्या करता है, 2 प्रोटॉन्स जो है वो फर्दर पंप कर देता है इनर चैम्बर के अंदर,
और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्दर जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है साइटोक्रोम बी में। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ओके, जो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेज, और जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है उसका नेम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है जहां पे यूबिक्विनॉल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है आगे, इसका नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में ये जो बी होता है साइटोक्रोम बी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद में ये जो साइटोक्रोम बी है वो अपने इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है BC1 को, C1 को जो है ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है साइटोक्रोम सी में। अब ये जो है एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स बीच में होता है, थर्ड और फोर्थ के बीच में, थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बीच में जो है ये मेम्ब्रेन के बीच में कहीं फंसा होता है। उसमें जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोक्रोम C1 से। उसके बाद में ये जो साइटोक्रोम C है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है A3 में, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम A में जो है वो ट्रांसफर करता है। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम A3 में। अब उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं आगे। अब ये जो है ध्यान में रखने की चीज होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फाइनल जो एक्सेप्टर होता है वो होता है ऑक्सीजन। अब हमने इतना सारा पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस में, तो है ना। उसके बाद में जिसका फाइनल जो एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, कि कौन एक्सेप्ट करता है फाइनल, तो वो होता है ऑक्सीजन। उसके बाद में जो है हर तरफ जो है प्रोटॉन्स जो है प्रेजेंट होते ही हैं, इनर चैम्बर में भी होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करता है, वो तुरंत जो होता है प्रोटॉन से मिल जाता है। उसके बाद में ये फॉर्म कर लेता है फाइनली H2O वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से जो है एनर्जी निकलती है। अब ये फर्दर जो है वो 4 प्रोटॉन्स को जो है पंप कर देती है इनर चैम्बर में। अब यहाँ पे जो है ऊपर दिख रहा होगा कि ये जो इनर चैम्बर है, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स जो है इसकी जो है मात्रा बढ़ गई है, और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है यहाँ से ट्रांसफर हो के ऊपर जो है वो ज्यादा हो गए प्रोटॉन्स, और जो नीचे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें जो प्रोटॉन्स है उसकी कमी हो गई है। तो एक केमियोस्मोसिस थ्योरी होती है, उस थ्योरी के हिसाब से जो ज्यादा कंसंट्रेशन से कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जो है लोअर कंसंट्रेशन में जो है आने की कोशिश करता है। तो वो कैसे, अब जो यहाँ पे प्रोटॉन्स जो है इकट्ठा हो गए हैं, तो वो जो है वो प्रोटॉन्स एक एक करके जो है वो इस तरफ आते हैं। अब मैट्रिक्स की तरफ जो है प्रोटॉन्स आते हैं, और ये फर्दर जो है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इसको जो है एनर्जी देते हैं। अब जैसे ही प्रोटॉन्स जो है पंप होते हैं तो इधर एक टरबाइन जैसा है ना, छोटा सा टरबाइन जैसा होता है, जो है ADP जो है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ATP में कन्वर्ट कर देता है, जैसे यहाँ से प्रोटॉन्स जो है वो पंप होते हैं उसके बाद में। तो यहाँ से जो है अब ये देखते हैं कि जो NADH है, अब NADH जो है वो कितने प्रोटॉन्स पंप कर रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग। तो NADH जो है यहाँ से हम देखें तो ये 4 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और 4 प्रोटॉन्स, ये मिला के हो गए 10 प्रोटॉन्स। तो ये 10 प्रोटॉन्स जो है वो पंप करता है इनर चैम्बर में। और अगर हम FADH2 की बात करें तो वो जो है वो प्रोटॉन्स कितने पंप करता है, तो अगर हम यहाँ से देखें, क्योंकि यहाँ से नहीं देखेंगे, FADH2 जो है सेकेंड कॉम्प्लेक्स में लग रहा है, तो उसके बाद में हम प्रोटॉन्स देखेंगे तो ये 6 प्रोटॉन्स जो है वो पंप करता है। तो अब हम उस हिसाब से देखते हैं कि अब इसकी ये भी होता है कि यहाँ से जो है 4 जब प्रोटॉन्स पंप होते हैं ना, तभी एक ATP फॉर्म होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि टोटल NADH जो है वो 10 प्रोटॉन्स जो है पंप कर रहा है, तो उस हिसाब से 2.5 ATP जो है वो फॉर्म होते हैं, जनरेट होता है। और उसके बाद में अगर हम FADH2 की बात करें तो वो अब जो है 6 प्रोटॉन से पंप कर रहा है इनर मेम्ब्रेन में, तो उस हिसाब से ये करेगा 1.5 ATP जनरेट। अब कुछ बुक्स में जो है ऐसे भी होता है कि NADH जो है 3 ATP भी फॉर्म करता है और 2.5 ATP भी फॉर्म करता है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, दोनों जो है वो सही है। अब ज्यादा जो है वो अभी आजकल प्रेजेंट में जो है 2.5 ATP ही ऐसे क्या बोलते हैं कि NADH से 2.5 ATP प्रोड्यूस होते हैं और FADH2 से 1.5 ATP होते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की पूरी मैकेनिज्म।
सो गाइज अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस की। तो ये जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसका ही पार्ट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जो है वो ज्यादातर लिंक्ड होता है एटीपी जो सिंथेज होता है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, उससे जो है ज्यादा लिंक्ड रहता है, क्योंकि इसमें जो है नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन जैसे NaDH है इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो NaDH या FeDH2 जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है। जब इनके ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो एटीपी फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टेप। तो जैसे NaDH या FeDH2 जो है इनसे जो है लिंक जो एनर्जी निकलती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनसे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी की वजह से जो एटीपी फॉर्म होती है, जो एटीपी से फॉस्फोराइलेशन होता है जो एडीपी का और एटीपी फॉर्म होती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। तो अब इसमें जो है ये रिएक्शंस होती है दो, जैसे NaDH और H+ जो है वो मतलब देखा ही था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फाइनल एक्सेप्टर होता है वो होता है हाफ ऑक्सीजन। तो जो है जब ये NaDH और H+ जो है हाफ ऑक्सीजन के साथ में मिलते हैं, और ये हमने बताया था कि जो है ये 2.5 ATP 2.5 ATP या फिर 3 ATP जो है वो फॉर्म करते हैं। तो ये 3 ATP और 3 फॉस्फेट के साथ में मिलके NAD+ जो है वो बनता ही है इसका NADH से, और 3 ATP जो है इसमें फाइनली फॉर्म हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है इसकी। और जो FeDH2 जो है उसकी भी वैसे ही जो है ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है, FeDH2 प्लस हाफ O2 और 2 ATP और 2 फॉस्फेट मिलके जो है FAD+ और 2 ATP जो है फॉर्म करते हैं, 1.5 या फिर 2 ATP और H2O जो है वो फॉर्म कर देते हैं। दोनों में H2O भी बनेंगे क्योंकि ये जो हाफ O2 है वो H+ के साथ में मिलके H2O फॉर्म करता है। अब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म में जो है 3 स्टेप होती है इजी सी। फर्स्ट होती है ऑक्सीडेटिव स्टेप, सेकेंड होती है फॉस्फोराइलेशन स्टेप और थर्ड होती है रिडक्टिव स्टेप। तो ऑक्सीडेटिव जो स्टेप होती है उसमें अपन सीधा सा लिख देंगे, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो NaDH और FeDH2 का हो रहा है। तो उन दोनों का हम लिख देंगे कि NaDH और FeDH2 जो है ऑक्सीजन के साथ में मिलके रिड्यूस्ड फॉर्म में जो है बन रहे हैं, NAD+ बन रहा है, FAD+ बन रहा है और फाइनली जो है H2O बन रहा है ऑक्सीजन की मदद से। सेकेंड जो स्टेप है फॉस्फोराइलेशन स्टेप, उसमें हम ये देखेंगे कि जो ADP जो है वो इनऑर्गेनिक के साथ में मिलके, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में मिलके फॉस्फोराइलेज होके ATP जो है वो फॉर्म करता है, तो इसमें ये आ जाएगा। और थर्ड स्टेप जो है रिडक्शन स्टेप, उसके अंदर क्या होता है जो हाफ ऑक्सीजन होता है वो 2H+ के साथ में प्रोटॉन्स के साथ में मिलके H2O बना रहा है, तो ये जो है वो रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन, तो इसमें ये आ जाएगा रिडक्शन स्टेप में। तो ये हो गई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की पूरे प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो है ये एक पार्ट ही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसमें जो है ये प्रोटॉन्स पंप होते हैं। इसमें सीधी सी यही डेफिनेशन की आएगी कि जो NaDH और FeDH2 जो होते हैं उनका जो वो जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और जो उनसे एनर्जी जो रिलीज होती है तो उस एनर्जी से जो है ADP जो है वो फॉस्फोराइलेज हो जाता है और ATP जो है वो फॉर्म कर देता है। तो ये जो है वो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की स्टेप। So guys, thanks for watching my video and please like my video and please subscribe and share my channel and hit the bell icon to get notifications for my new videos.